नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राजस्थान के सबसे बड़े प्रोजेक्ट रिफाइनरी का शिलान्यास अब 16 जनवरी को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा में रिफाइनरी का शिलान्यास करेंगे। हालांकि पहले रिफाइनरी का शिलान्यास 14 तारीख को होना था, लेकिन आज सीएम राजे ने दौरे के दौरान शिलान्यास की नई तारीख की घोषणा की। मुख्यमंत्री राजे ने शिलान्यास स्थल की तैयारियों का जायजा लेने वो पचपदरा पहुंची और आधा घंटा रुककर बारीकी से तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने बंद कमरे में जाकर रिफाइनरी शिलान्यास का प्लान भी देखा। रिफाइनरी में कच्चे तेल से पेट्रोलियम और कई तरह के पेट्रोकेमिकल उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इस परियोजना से न केवल बाड़मेर बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत सरकार गरीबों के आशियानों के दाम बढ़ाने की तैयारी में है। योजना के तहत LIG और EWS के मकानों पर GST लगाने की तैयारी है, जिससे इनकी कीमतों में 12% तक इजाफा होना तय माना जा रहा है। मकानों के दरों में संशोधन के लिए UDH विभाग ने कमेटी का गठन कर दिया है। UDH के एडवाइजर प्रदीप कपूर की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। और अब चलते हैं सहयोगियों के पास, जानते हैं अहम खबरें। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सीएम पद के चेहरे को लेकर चल रहे विवाद को हवा देते हुए आज कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी ने सचिन पायलट के नेतृत्व में ही अगला विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही। बीकानेर के पूर्व मेयर भवानी शंकर शर्मा को श्रद्धांजलि देने बीकानेर आए राजेंद्र चौधरी ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में यह तक कह दिया कि अशोक गहलोत जैसे अनेक नेता राजस्थान कांग्रेस में मौजूद हैं और PCC अध्यक्ष सचिन पायलट ही अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सीएम पद के चेहरे होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में समूचा चुनाव लड़ा जाएगा। गौरतलब है कि अशोक गहलोत सरकार में राजेंद्र चौधरी मंत्री थे और इन दिनों उन्होंने सचिन पायलट का दामन थाम रखा है। सचिन पायलट के नेतृत्व की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि PCC चीफ ही राजस्थान कांग्रेस के लिए उपयुक्त चेहरा है। प्रदेश के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जताया कि पिछले 4 सालों के अंदर प्रदेश की पुलिस ने किस प्रकार से अपराध नियंत्रण के लिए काम किया। गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया का कहना है कि कांग्रेस सरकार के अंदर जो अपराध कम ना हो पा रहे थे, वो अपराध पिछले 4 साल के अंदर कम हुए। गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने आज सचिवालय के अंदर सरकार के पिछले 4 साल और राजस्थान पुलिस के पिछले 4 साल के कार्यकाल का विवरण करते हुए बताया कि पिछले 4 साल के अंदर किस प्रकार से अपराध का ग्राफ प्रदेश के अंदर गिरा है, सभी हेड्स के अंदर किस किस प्रतिशत को लेकर अपराध कम हुए हैं। तो वहीं गुलाब चंद कटारिया ने इस चीज पर जोर दिया कि उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग और समय समय पर संभाग और जिला स्तर पर जाकर जिस प्रकार से वो पुलिस अधिकारियों के साथ वार्ता करते हैं और घटनाक्रम की ब्रीफिंग करते हैं, इससे अपराध में काफी हद तक कमी आई है। किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर गठित हाई पावर कमेटी अब केरल मॉडल अपनाने पर विचार कर रही है। हाई पावर कमेटी केरल मॉडल पर किसान कर्ज माफी के लिए आयोग बनाने की सिफारिश सरकार से कर सकती है। हाई पावर कमेटी ने कई सदस्यों से केरल मॉडल अपनाने पर सुझाव मांगे हैं। किसानों की कर्जा माफी पर गठित हाई पावर कमेटी केरल की तर्ज पर राजस्थान में कर्ज माफी का आयोग बनाने की सिफारिश कर सकती है। कमेटी ने अफसरों के दल से केरल मॉडल का अध्ययन करवाया था। केरल गए अध्ययन दल की रिपोर्ट के बाद कमेटी ने सदस्यों से केरल मॉडल पर सुझाव मांगे हैं। कमेटी ने माकपा नेता अमराराम और कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा को भी चिट्ठी लिखकर सुझाव देने को कहा है। आपको बता दें कि शेखावाटी में किसान आंदोलन के बाद किसानों की कर्ज माफी पर सिंचाई मंत्री डॉक्टर रामप्रताप की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने अभी तक अपनी सिफारिशें सरकार को नहीं दी है। हाई पावर कमेटी के केरल गए अध्ययन दल ने पिछले महीने ही अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी। इस रिपोर्ट के बाद अब केरल की तर्ज पर कर्ज माफी आयोग बनाने के बारे में कमेटी के सदस्यों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी को लेकर आंदोलन कर चुके माकपा नेता और कांग्रेस नेता केरल मॉडल के पक्ष में नहीं है। प्रदेश में सर्दी के तेवर तीखे होते ही स्वाइन फ्लू ने भी अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। नए साल में 4 दिन में 4 मौतें इस बात को प्रमाणित करता है कि स्वाइन फ्लू का असर अब तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में स्वाइन फ्लू को इसका प्रभाव बढ़ने से रोकने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं और सभी अस्पतालों में इसकी जांच की सुविधाएं और इलाज की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए
सभी CMHO, PMO और CHC और PSC लेवल और जिला अस्पतालों में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं और साथ ही कहा है कि आइसोलेशन वार्ड तैयार रखे जाएं और आवश्यक होने पर जितने भी लोग स्वाइन फ्लू से पीड़ित हैं उनके संपर्क में आने वाले लोगों को एहतियात के तौर पर टेमीफ्लू दवा वितरित की जाए। डॉक्टर्स हड़ताल के दौरान भरतपुर के एक चिकित्सक से 1 करोड़ की जमानत मांगे जाने को राज्य मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया है। भरतपुर के ADM द्वारा यह आदेश पारित किया गया था और जमानत नहीं देने पर डॉक्टर को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया गया था। ADM ने आदेश दिया था कि डॉक्टर कप्तान सिंह स्वयं 50,000 रुपए का मुचलका पेश करेंगे, साथ ही 2 राजकीय कर्मचारियों से 50,000 और 5 जमानतियों से 20-20 लाख की जमानत पेश करेंगे। आयोग अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश टाटिया ने मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि गंभीर आपराधिक प्रकरणों में भी इस तरह की जमानतें मांगे जाने का मामला आपराधिक न्यायिक व्यवस्था में शायद ही कभी रहा होगा। पीड़ित चिकित्सक ने हड़ताल के दौरान बयान दिया था कि मैं मरीजों को भगवान भरोसे छोड़कर हड़ताल में शामिल नहीं होना चाहता हूं, लेकिन ADM ने चिकित्सक के पूर्व में हड़ताल में शामिल होने को ज्यादा महत्व देते हुए 1 करोड़ की जमानत पेश करने के आदेश दिए थे। आयोग अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश टाटिया ने मामले में कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति से उचित राशि के मुचलके और जमानत या प्रतिभूति की ही मांग की जा सकती है। महत्वपूर्ण विभागीय पदों पर पूर्णकालिक IAS अफसरों की नियुक्ति न होने से कामकाज प्रभावित हो रहा है। राज्य में आधा दर्जन से अधिक IAS अफसरों को मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ ही अतिरिक्त प्रभार का दायित्व भी सौंप रखा है। राज्य में ब्यूरोक्रेसी के मुखिया की नियुक्ति होने के साथ ही आधा दर्जन वरिष्ठ IAS अफसरों को मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ साथ अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया है। इससे न केवल कामकाज प्रभावित हो रहा है बल्कि जनहित से जुड़े मुद्दों का समाधान भी नहीं हो पा रहा है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, यूनानी चिकित्सा एवं होम्योपैथिक जैसे विभाग पर पूर्णकालिक IAS अफसर की नियुक्ति नहीं है। डॉक्टर आनंद कुमार, खेमराज चौधरी, PK गोयल, JC महंती, डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, अपर्णा अरोड़ा, अभय कुमार समेत आधा दर्जन अफसरों को अतिरिक्त प्रभार का दायित्व सौंप रखा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। अशोक परनामी के आदर्श नगर स्थित आवास पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे और उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी। विधायक सुरेंद्र पारेख, संसदीय सचिव कैलाश वर्मा, राज्य महिला आयोग अध्यक्ष सुमन शर्मा, जयपुर मेयर अशोक लाहौटी, DD कुमावत, अंकित चेची, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष मधु शर्मा, मोर्चा महामंत्री एकता अग्रवाल, आदर्श नगर के लोग उन्हें जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। अपने जन्मदिन के मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने संकल्प लेते हुए कहा कि शेष जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित रखेंगे, साथ ही भाजपा जो मेरी मां है उसके लिए मैं काम करूंगा। परनामी ने कहा कि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव, विधानसभा चुनावों में रखा गया मिशन 180 लोकसभा की सीट सभी 25 जीतने का संकल्प लिया है। हालांकि परनामी का कागजों में 7 अक्टूबर का जन्मदिन है, लेकिन परनामी 4 जनवरी को ही अपना जन्मदिन मनाते हैं। रिंग रोड की कमान NHAI को मिलने के बाद अब NHAI भी फूंक फूंक कर रख रही है रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए कदम। रिंग रोड में अधिवक्ताओं का पैनल लगाने के लिए NHAI ने जारी किया विज्ञापन। NHAI चाहती है कि फिर से किसी विवाद में ना फंसे राजधानी जयपुर का ड्रीम प्रोजेक्ट रिंग रोड। राजधानी जयपुर की जनता का ड्रीम प्रोजेक्ट और वसुंधरा राजे का ड्रीम प्रोजेक्ट रिंग रोड अगले 15 महीने में बनकर के तैयार होगा। इसको लेकर के अब कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिंग रोड के लिए संबंधित कंपनी ने काम शुरू कर दिया है, लेकिन NHAI भी पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के विशेष फोकस रख रहा है। NHAI ने फिलहाल एक विज्ञापन जारी किया जिसके माध्यम से ये पता लग रहा है कि NHAI भी ये चाहती है कि पिछले 1.5 दशक से विवादों में अटके इस प्रोजेक्ट में फिर कोई नया विवाद ना हो, इसलिए NHAI अधिवक्ताओं का एक पैनल लगाने जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले 15 महीनों में NHAI का ये प्रोजेक्ट पूरा होगा और राजधानी जयपुर की जनता को 47 किलोमीटर लंबी रिंग रोड की सौगात मिलेगी। काकानी हिरण शिकार मामले में आज CJM ग्रामीण कोर्ट देव कुमार खत्री की कोर्ट में सुनवाई हुई। आज फिल्म अभिनेता सलमान खान कोर्ट में पेश हुए। पेशी के दौरान पूनमचंद के बयान जब वीडियो विजुअल द्वारा दिखाए जा रहे थे, उनको देखकर सलमान कहीं न कहीं भावुक हो गए और उनकी आंखें नम हो गई। फिल्म अभिनेता सलमान खान से जुड़े काकानी हिरण शिकार मामले की सुनवाई आज CJM ग्रामीण देव कुमार खत्री की कोर्ट में हुई। आज सुनवाई के दौरान सलमान खान कोर्ट में पेश हुए। करीब 34 मिनट सलमान खान कोर्ट में रहे। आज जब सलमान खान कोर्ट में पेश हुए तब वहां पर 20 साल पूर्व पूनमचंद के जो बयान रिकॉर्ड किए गए थे उनकी CD
पीठासीन अधिकारी को दिखाई जा रही थी, जिसे देखकर सलमान खान भावुक हो गए। सलमान की आंखें भी नम हो गई। सलमान खान के आने की सूचना मिलते ही सलमान के प्रशंसक बड़ी संख्या में कोर्ट परिसर के बाहर एकत्रित हो गए। सलमान किसी निजी समारोह में शिरकत करने के लिए जोधपुर आए हुए थे और आज सुनवाई के दौरान सलमान कोर्ट में हाजिरी लगवाने पहुंचे। अब इस मामले में कल फिर सुनवाई होगी। श्रीगंगानगर में आज एसीबी ने बॉर्डर होमगार्ड के हेडक्वार्टर पर कमांडेंट को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी के एडिशनल एसपी राजेंद्र ढिढारिया ने आरोपी कमांडेंट कांशीराम को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के एडिशनल एसपी राजेंद्र ढिढारिया ने बताया कि उनकी चौकी पर बॉर्डर होमगार्ड के जवान भूपेंद्र ने शिकायत की थी कि उसकी ड्यूटी लगाने की एवज में उससे 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। इस पर एसीबी ने आरोप को सत्यापन करते हुए कमांडेंट काशीराम को 10,000 रुपए की रिश्वत उनके हेडक्वार्टर कोनी गांव स्थित में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी कमांडेंट को कल एसीबी न्यायालय में पेश किया जाएगा। यूआईटी में चल रहे रिश्वतखोरी के खेल का हुआ पर्दाफाश। एसीबी ने जयन को पकड़ा, 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों। एनओसी देने की एवज में मांग रहा था रिश्वत। कोटा एसीबी ने साल की पहली कार्रवाई करते हुए आज यूआईटी के रिश्वतखोर जयन को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। एसीबी को फरियादी राजेंद्र ने शिकायत दी थी कि हरिओम नगर स्थित मकान पर लोन लेने के लिए एकल खिड़की पर एनओसी के लिए आवेदन किया था। एनओसी देने की एवज में जयन विमल महेश्वरी ने 7,000 रुपए की मांग की थी, लेकिन फिर बाद में 5,000 रुपए में सौदा तय हो गया। आज 5,000 की रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने आरोपी जयन को रंगे हाथों धर दबोचा। एसीबी की टीम आज जैसे ही कोटा यूआईटी कार्यालय पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया और टीम ने जब कार्रवाई को अंजाम दिया तो सैकड़ों कर्मचारी दफ्तर के बाहर जमा हो गए। फिलहाल एसीबी की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और एकल खिड़की में चल रहे इस रिश्वतखोरी के खेल में कौन कौन शामिल है, इसकी भी जांच एसीबी की टीम कर रही है। सदर थाना क्षेत्र के कांदोली गांव के पास हाईवे से लगभग 500 मीटर झाड़ियों में एक युवक व बाइक जली अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई है। सदर थाना क्षेत्र के कांदोली गांव के पास हाईवे 21 से करीब 300 मीटर दूरी पर घनी झाड़ियों के बीच एक अधेड़ व्यक्ति का जला हुआ शव मिला है। शव के पास ही जली हुई अवस्था में एक बाइक भी खड़ी मिली। इस सूचना के बाद सदर थाना पुलिस व एमओवी की टीम के साथ एडिशनल एसपी सुरेंद्र सिंह व सीओ जीव प्रकाश जोशी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे व बारीकी से घटना स्थल का अवलोकन किया। मौके पर शराब की एक बोतल भी बरामद पुलिस ने की है। शव जल जाने से मृतक की पहचान नहीं हो पाई, जिसके लिए पुलिस प्रयास कर रही है। ये हत्या है या कुछ और वजह हो सकती है, इसे लेकर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बाइक पर मिले चेचिस नंबर के आधार पर बाइक जयपुर के शिवदासपुरा की होना पाई गई है। पटरियों किनारे मिले एक युवक के शव से फैली सनसनी। मृतक युवक के मोबाइल की सिम मिली एक दूसरे पैकेट में। मृतक युवक की पहचान सीसिया निवासी संजीव और संजय कुमार के रूप में हुई। झुंझुनू में एफसीआई गोदाम के सामने रेल की पटरियों के किनारे एक शव के मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सीसिया निवासी संजीव कुमार और संजय कुमार के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक 29 वर्षीय संजीव कुमार झुंझुनू में ही एक फव्वारा बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। संजीव की लाश के पास से मिले ड्राइविंग लाइसेंस से उसकी शिनाख्त की गई और परिजनों को सूचना दी गई। जैसलमेर में ट्रैकमैन की सूझबूझ से टला बड़ा रेल हादसा। ओडानिया और लाठी के बीच में टूटी थी रेल की पटरी। ट्रैकमैन ने जोधपुर और जैसलमेर पैसेंजर ट्रेन को रुकवाकर ट्रैक सही करके ट्रेन को किया रवाना। कड़ाके की ठंड की वजह से क्रैक आया था रेल की पटरी में। जैसलमेर के ओढ़ानिया लाठी रेल मार्ग पर कड़ाके की ठंड से रेल पटरी टूट गई। वहीं सुबह सुबह गश्त कर रहे ट्रैकमैन दमारा मेघवाल की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। जैसलमेर से जोधपुर जा रही पैसेंजर ट्रेन को रुकवाकर ट्रैकमैन ने बड़ा हादसा टला दिया, जिससे रेल प्रशासन ने राहत की सांस ली है। जानकारी के अनुसार ओढ़ानिया के पास गश्त कर रहे ट्रैकमैन दमारा मेघवाल को रेल पटरी टूटी मिली, जिसकी सूचना रेल विभाग के अधिकारियों को सूचित करके दी गई। जैसलमेर से जोधपुर जा रही पैसेंजर ट्रेन को ट्रैकमैन ने लाल झंडी दिखाकर रुकाया, फिर पटरी को तुरंत प्रभाव से तैयार कर धीरे धीरे ट्रैक से जोधपुर की तरफ ट्रेन को रवाना किया। गनीमत रही कि रेल विभाग के गश्त कर रहे ट्रैकमैन की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया, अन्यथा बड़ा ट्रेन हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता था। शेखावाटी में सर्दी का सितम लगातार जारी। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में आज दूसरे दिन दर्ज हुआ जमाव बिंदु के नीचे तापमान। फतेहपुर शेखावाटी स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र पर दर्ज किया गया -0.2 डिग्री तापमान। आज सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में लगातार दूसरे दिन तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया।
फतेहपुर शेखावाटी स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र पर आज सुबह का न्यूनतम तापमान -0.2 डिग्री दर्ज किया गया। तापमान के जमाव बिंदु के नीचे चले जाने से फतेहपुर शेखावाटी के आसपास खेतों में ओस की बूंदें बर्फ में जम गई। साथ ही साथ तेज सर्दी की वजह से आम जनजीवन भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। एक महीने में तीसरी बार दिखा पैंथर का मूवमेंट। इस बार मसूदा कस्बे के गांव में पैंथर की आहट से घबराए ग्रामीण। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम कर रही पैंथर को काबू करने की मशक्कत। अजमेर जिले में एक बार फिर पैंथर का रिहायशी इलाके में मूवमेंट देखा गया है। पिछले एक महीने के दौरान जिले में तीसरी बार पैंथर के आबादी क्षेत्र में आने का ये मामला है। इस बार पैंथर की हलचल जिले के मेदा का बाड़िया गाँव में देखने को मिली। दोपहर बाद अचानक ग्रामीणों ने पैंथर को देखा, जिसके बाद सभी ग्रामीण एकजुट होकर पैंथर को खदेड़ने के लिए भागे। इसको देख पैंथर घबरा गया और नजदीक के ही नाले में जा गिरा। पैंथर के नाले में गिरने से वह वहीं पर फंस गया और बाहर नहीं निकल पाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने नाले के दोनों तरफ के रास्तों पर पत्थर और कांटे की झाड़ियां लगा दी, जिससे पैंथर वहां से निकलकर भाग न सके। इसी बीच ग्रामीणों ने पैंथर के होने की सूचना उपखंड अधिकारी और वन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने पिंजरा मंगवाकर पैंथर को सकुशल उसमें डालकर अपने साथ ले गए। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा कस्बे में निःशुल्क चिकित्सा शिविर प्रारंभ। पहले दिन पहुंचे 3000 रोगी। 5 जनवरी तक किया जाएगा रोगियों का परीक्षण। विभिन्न सामाजिक संगठन दे रहे हैं अपनी सेवाएं। शाहपुरा के निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजन समिति के कमला चौधरी व अनिल लोढ़ा ने कहा कि शाहपुरा की रामकोठी में स्माइल फाउंडेशन मुंबई, सद्भावना सेवा ट्रस्ट और भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई की ओर से विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर के प्रथम दिन 3000 रोगियों का परीक्षण किया गया। 5 जनवरी तक सभी रोगियों का परीक्षण कर उनके नेत्र व अन्य ऑपरेशन निःशुल्क किए जाएंगे। इसी क्रम में जीतो लेडीज विंग के तत्वाधान में निःशक्त जन सहायता शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। शिविर में आने वाले सभी मरीजों के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था भी निःशुल्क की गई है। टोंक देवली NH-12 के धांधोली मोड़ पर अनियंत्रित हो रही ट्रैक्टर ट्रॉली जागिरी सड़क के किनारे बनी गहरी खाई में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 18 लोग गंभीर रूप से हुए जख्मी। दूनी थाना पुलिस ने सभी को देवली के ट्रॉमा अस्पताल में कराया भर्ती। टोंक देवली NH-12 पर स्थित धांधोली मोड़ से निवारिया को जाने वाले सड़क मार्ग पर आज एक ट्रैक्टर ट्रॉली के असंतुलित होकर पलट जाने से उसमें सवार लगभग 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से कई लोग उसके नीचे फंस गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही दूनी व देवली से 108 एम्बुलेंस सेवा व दूनी थाना पुलिस मौके पर पहुंचे व सभी घायलों को लाकर देवली के ट्रॉमा अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार सभी लोग निवारिया से एक मांगलिक कार्य में भाग लेने के लिए देवली के गावड़ी गाँव जा रहे थे। इधर घायलों को देवली के ट्रॉमा अस्पताल में लाए जाने के बाद 4 घायलों को गंभीर हालत के चलते जयपुर के SMS अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। नागौर जिले के मकराना में एक गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लगी। आग लगने के कारण गोदाम में रखा लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। वहीं इस दौरान मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। जानकारी के अनुसार मकराना शहर में मातापुर रोड स्थित श्री बालाजी मार्केटिंग के गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने के दौरान गोदाम में गाड़ी से माल खाली किया जा रहा था। आग लगते ही वहां खड़े मजदूरों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में सभी बाहर निकले। इस दौरान आसपास के क्षेत्र के लोग भी मौके पर जमा हो गए। लोगों ने दमकल को इस घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। वहीं इस दौरान स्थानीय लोगों ने पानी के टैंकरों की मदद से भी आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। वहीं इस आग की इस घटना से गोदाम में रखा लाखों रुपए का किराने का सामान जलकर नष्ट हो गया। भरतपुर का मौसम इन दिनों किसी हिल स्टेशन से कम नहीं है। आज भी पूरा जिला कोहरे के आगोश में समाया रहा, तो वहीं कोहरे की वजह से रेल व सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ। भरतपुर में घने कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहन आज रेंगते हुए नजर आए और वाहन चालकों को हेडलाइट जलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो वहीं सर्दी के चलते बाजारों में व सड़कों पर भी सन्नाटा सा पसरा नजर आया। हालांकि मौसम में बदलाव से किसान बेहद खुश है और उसे मावठ का भी इंतजार है। मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों में भरतपुर में और तेज सर्दी पड़ने की संभावना है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी आरपीएससी भरतपुर धौलपुर के जाट युवाओं को नियुक्ति नहीं दे रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
उन्होंने आगामी भरतपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा गुड़गांव कैनाल के दूसरे फेज का कार्य शुरू किए जाने की उम्मीद जताते हुए पत्रकार वार्ता में कहा कि सीएम राजे चंबल परियोजना के लिए भी अतिरिक्त बजट घोषित कर सकती हैं। उन्होंने भरतपुर के लिए गौवंश को सबसे बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि गांव में किसान की फसलों को आवारा गौवंश नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने श्री हिंदी साहित्य समिति के होने वाले चुनावों पर बयान देते हुए कहा कि वह समिति का चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। अगर सर्वसम्मति बनती है तो वह समिति का दायित्व संभालने के लिए तैयार हैं। ऊर्जा नगरी कोटा में जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर का एक ऐसा फासला जिसे तय करने में विद्युत विभाग को पूरे 70 साल लग गए। हम बात कर रहे हैं कोटा जिले की कसार पंचायत के खानपुरिया गांव की, जहां आजादी के पूरे 70 सालों के बाद आज जाकर बिजली पहुंच पाई। क्षेत्रीय विधायक भवानी सिंह राजावत ने बटन दबाकर इस गांव के लोगों को रोशनी की सौगात दी और गांव को अंधेरे से मुक्ति दिलाई। असल में जंगल के बीच स्थित इस गांव में भीलों के तकरीबन 30 और गुर्जरों के 10 परिवार हैं और यहां पर हालांकि बिजली के पोल सन 2008 में ही खड़े कर दिए गए थे, लेकिन 2 सरकारी विभागों विद्युत विभाग और वन विभाग के बीच ये गांव फुटबॉल बनकर रह गया और बाकायदा वन विभाग ने विद्युत विभाग के खिलाफ मुकदमा ठोक करके और वहां पर विद्युतीकरण का सारा काम रुकवा दिया। लेकिन क्षेत्रीय विधायक भवानी सिंह राजावत द्वारा अड़ने के बाद आखिरकार इस मामले का निस्तारण हो पाया और आज इस गांव के लोगों को रोशनी की सौगात मिल पाई। तलवंडी इलाके से एक सप्ताह पहले लापता हुए कोचिंग छात्र का चंबल नदी में मिला शव नगर निगम गोताखोरों की मदद से पुलिस ने निकलवाया बाहर और एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में करवाया गया पोस्टमार्टम। कोटा के तलवंडी इलाके से एक सप्ताह पहले लापता हुए कोचिंग स्टूडेंट अनुराग का शव आज चंबल नदी में मिला। भंवरकुंज के पास 4 से 5 दिन पुराना शव को बहता हुआ देखकर बोट चालक ने नगर निगम के गोताखोरों को सूचना दी थी। इसके बाद नगर निगम की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और नाव की सहायता से शव को शिवपुरा में निकाला गया। मृतक अनुराग की जेब में उसका पर्स और मोबाइल मिला है, जिसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड रखा हुआ था। सूचना पर जवाहरनगर थाना पुलिस और आरकेपुरम थाना पुलिस मौके पर पहुंची। छात्र की शिनाख्त उसके पिता और बहन ने की। निजी कोचिंग संस्थान से मेडिकल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा छात्र बिहार के सीतामढ़ी जिले का रहने वाला था और तलवंडी इलाके में हॉस्टल में रहता था। 28 दिसंबर से वह लापता चल रहा था, जिसकी गुमशुदगी जवाहरनगर थाने में दर्ज थी। झालावाड़ जिले के चांदपुरा गांव में जहां खेलते समय मोबाइल को चार्ज पर लगाते समय मोबाइल की बैटरी अचानक से फट जाने से एक 4 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, तो पास ही खड़े 3 अन्य लोग भी इसकी चपेट में आकर घायल हो गए। सभी घायलों को मामले की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों ने मनोहर थाना के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां से इस 4 वर्षीय बच्चे करण को प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, तो वहीं 3 अन्य की प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी कर दी गई। बताया जा रहा है कि यह कम कीमत का सस्ता चाइनीज मोबाइल था, जिससे कि यह बच्चा खेल रहा था। खेलते खेलते बच्चे ने इस मोबाइल को जैसे ही चार्ज पर लगाया, अचानक से इसकी बैटरी में ब्लास्ट हो गया। घटना के बाद से ही समूचे गांव में हड़कंप मचा हुआ है व लोग अब सस्ते मोबाइल से परहेज करने की बात कर रहे हैं। ब्रेल लिपि के जनक डॉक्टर लुइस ब्रेल की जयंती पर उदयपुर में हुई दिल को छू लेने वाली प्रस्तुतियां। दृष्टिबाधित छात्रों ने बांसुरी वादन, तबला वादन, गीत और गजलों से जीता सभी का दिल। दृष्टिहीनों के भगवान कहे जाने वाले और ब्रेल लिपि के जनक डॉक्टर लुइस ब्रेल की 210वीं जयंती पर आज समिता संस्थान द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजस्थान प्रज्ञा चक्षु विद्यालय में आयोजित जयंती समारोह में विद्यालय के पूर्व छात्रों सहित मेवाड़ के कई हिस्सों से दृष्टिहीन छात्रों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने बांसुरी वादन, तबला वादन, गीत और गजलों की प्रस्तुतियां दी। अतिथियों ने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि भगवान ने भले ही इनकी आंखों की रोशनी नहीं दी, लेकिन अंतरात्मा में ऐसी शक्ति दी है कि यह सामान्य लोगों से भी ज्यादा प्रतिभाशाली हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर निगम के महापौर ने विद्यालय में हॉल का निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों के लिए नियमानुसार राशि स्वीकृत करने की भी घोषणा की। राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के तत्वाधान में आज राजसमंद में विशाल जनजाति समागम का आयोजन किया गया।
इस मौके पर जिले भर से पहुंचे हजारों वनवासी भाइयों ने राजनगर और कांकुली से विशाल शोभा यात्रा निकाली। विशाल जनजातीय समागम के इस मौके पर सुबह राजनगर के फवारा चौक और कांकुली के बालकृष्ण स्टेडियम से 2 शोभा यात्रा रवाना हुई, जिसमें हजारों महिलाएं सिर पर कलश लिए चल रही थी, जबकि बैंड बाजों की मधुर धुन और आकर्षक झांकियों के साथ हजारों पुरुष भी जयकारा लेते हुए चल रहे थे। राजनगर से रवाना हुई रैली सदर बाजार, पुराना अस्पताल, किशोर नगर पहुंची। वहीं कांकुली से रवाना हुई रैली बस स्टैंड, पालीवाल मार्केट, जलचक्की होते हुए किशोर नगर पहुंची। किशोर नगर में दोनों रैलियों का समागम होने के बाद विशाल जनसमूह वंदे मातरम पार्क में आयोजित समारोह स्थल पहुंचे। इस मौके पर मंच पर संतोष नाथ जी महाराज, अवधेशानंद जी महाराज, ज्ञानानंद जी महाराज, दाखीबाई सहित आधा दर्जन संत प्रवर मौजूद रहे। आयोजन के दौरान विशेष सहरिया जनजातीय नृत्य, जनजाति प्रतिभावान सम्मान समारोह और प्रकल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के सबसे बड़ी निम्बाड़ा कृषि उपज मंडी में चल रहे गतिरोध को समाप्त करने को लेकर आज नगरीय विकास मंत्री श्री चंद्र कृपलानी ने व्यापारियों और किसानों की बैठक ली। किसानों ने व्यापारियों द्वारा 2 लाख तक भुगतान चेक के स्थान पर नकद भुगतान करने और मंडी में सुरक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर 2 दिन तक मंडी बंद रखते हुए गेट पर प्रदर्शन किया था, जिसके संदर्भ में आज यूडीएच मंत्री कृपलानी ने चल रहे गतिरोध को समाप्त करते हुए किसानों को 1,90,000 रुपये नकद भुगतान और मंडी में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के लिए निर्देशित किया। बैठक में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। गौरतलब है कि किसानों ने मांगों को लेकर मंडी बंद रखकर प्रदर्शन किया था, जिसके चलते लाखों का कारोबार भी खासा प्रभावित हुआ था। प्रदेश के जलदाय राज्य मंत्री सुशील कटारा डूंगरपुर जिले के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान मंत्री सुशील कटारा ने रास्तापाल गांव में शहीदों की याद में आयोजित हो रही जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। रास्तापाल गांव के शहीद नानाभाई खांड खेल मैदान में मंत्री ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ियों से हाथ मिलाते हुए मंत्री कटारा ने खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने की बात कही। वहीं शुभारंभ समारोह को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि रास्तापाल गांव वीर कालीबाई और नानाभाई खांड की कर्मभूमि है, जिन्होंने शिक्षा के लिए बलिदान दिया। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ने शहीदों का सम्मान करते हुए टीएडी विभाग की ओर से संचालित बालक बालिका छात्रावासों का नामकरण शहीद के नाम पर करने की घोषणा की है। इधर अपने दौरे के दौरान मंत्री कटारा ने लिखी पंचायत में उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवार को गैस किटों का वितरण भी किया। सिरोही के जावाल की विधवा महिला व उसके बच्चे की हत्या के मामले में आज जावाल कस्बा पूर्णतया रहा बंद। आक्रोशित लोगों ने जावाल कस्बे की एक बाड़ के लगाई आग। सिरोही के जावाल की विधवा महिला व उसके बच्चे की हत्या के मामले में आज दूसरे दिन भी आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। अल सुबह से ही ग्रामीणों ने अपने प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद रखे। दोपहर तक देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। जावाल के कबूतर चौक पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। उधर आक्रोशित भीड़ ने जावाल के एक स्थान की बाड़ में आग लगा दी। इसके बाद अधिकारियों ने दमकल की सहायता से आग को तुरंत बुझा दिया। सूचना मिलते ही एसपी ओम प्रकाश महेश जाप्ते के मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश वार्ता शुरू की। ग्रामीणों की मांगों को मानते हुए एसपी ने उच्च स्तरीय जांच का भरोसा भी दिलवाया। इसके बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त करने की घोषणा कर दी। वहीं दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने बस स्टैंड से जावाल गांव में रैली निकाली। बजरंग दल की मांग है कि मृतका का दफनाया हुआ शव बाहर निकालकर हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कराया जाए। सिंचाई पानी की मांग को लेकर आज खाजूवाला क्षेत्र में कांग्रेस के बैनर तले किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। आईजीएनपी नहरों में 4 में से 2 समूह पानी चलाने की मांग करते हुए किसानों ने पहले धान मंडी पर किसान सभा का आयोजन किया और उसके बाद विशाल जुलूस के रूप में वे एसडीएम ऑफिस पहुंचे और उन्होंने सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर देहात कांग्रेस जिला अध्यक्ष महेंद्र गहलोत ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए पर्याप्त सिंचाई पानी उपलब्ध कराने की मांग की। किसानों की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने भी यहां बड़ी संख्या में जवानों को तैनात रखा। सांचौर में नर्मदा घोटाला सहित 1 दर्जन समस्याओं को लेकर विधायक सुखराम बिश्नोई रहे आज उपवास पर। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ दिया था आमरण अनशन की चेतावनी। उधर सक्षम अधिकारियों द्वारा लिखित आश्वासन पर विधायक ने उपवास किया समाप्त। सांचौर में किसानों, विद्यार्थियों व नर्मदा सहित 1 दर्जन समस्याओं को लेकर एसडीएम कार्यालय के सामने उपवास पर बैठे सांचौर विधायक सुखराम बिश्नोई आखिरकार लिखित आश्वासन के बाद ही माने और आमरण अनशन की घोषणा वापस लेते हुए उपवास समाप्त कर दिया। गौरतलब रहे कि सांचौर एसडीएम कार्यालय के सामने विधायक ने 1 दिवसीय उपवास सैकड़ों कार्यकर्ताओं व किसानों के साथ शुरू किया था। गाँव में विद्युत संकट, किसान व परीक्षा के दिनों में परेशान हो रहे छात्रों की समस्या व नर्मदा नहर में धांधली को लेकर प्रशासन द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर आमरण अनशन की भी चेतावनी दी थी। ऐसे में विद्युत कटौती, नर्मदा घोटाला सहित सभी मांगों पर लिखित आश्वासन मिलने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया।
चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी देने के मौजूदा नियमों को बनने के 6 महीने बाद ही बदलने की नौबत आ गई है। 3 जुलाई 2017 को पहली बार इन खिलाड़ियों को नौकरी देने के नियमों की अधिसूचना जारी हुई थी। नियमों की खामी के कारण इन 6 महीनों में एक भी पदक विजेता खिलाड़ी को नौकरी नहीं मिली। मौजूदा नियमों में 1 जनवरी 2016 के बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को ही नौकरी देने का प्रावधान है। इसके कारण अधिकांश खिलाड़ी नौकरी की पात्रता से बाहर हो गए। अब नियमों में बदलाव के लिए कैबिनेट में मामला भेजने की तैयारी है। खेल विभाग के अफसरों ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इसे लेकर कल अहम बैठक होने वाली है। प्रदेश के ऊर्जा उत्पादन का हब कहे जाने वाले ऊर्जा नगरी कोटा के गांव में 70 साल बाद बिजली पहुंची है। यकीन नहीं होता तो ये रिपोर्ट देखिए। कोटा से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है ये गांव, लेकिन इस गांव का फासला तय करने में बिजली विभाग को 70 साल लग गए। 70 साल बाद इस गांव से अंधेरा छटा है और विकास की रोशनी गांव तक पहुंची है। के बाद में लाइट आई है। तो मतलब पहले मोमबत्ती जलाते थे और लालटेन जलाते थे। तो अब बढ़िया है, ठीक है। हाँ, सपना पूरा हो गया। सपना पूरा हो गया। हमारे गांव में 70 साल बाद में लाइट आई है, बहुत अच्छा लग रहा है। एमएलए साहब का धन्यवाद है और सारी सुविधा हो रही है सर। इस गांव का नाम है खानपुरिया। गांव में भीलों के करीब 30 और गुर्जरों के 10 घरों की बस्ती है। इन गांव वालों ने भी लालटेन युग से निकलने के लिए काफी फरियाद किया और 2018 में इनका सपना हकीकत बन गया। अंधेरे में डूबा हुआ ये गांव, इस गांव में आज भारतीय जनता पार्टी ने नए साल की नई सौगात दी है, नई रोशनी दी है। यहाँ पर सड़कों का भी जाल बिछेगा। ये खानपुरा गांव हाईवे से जुड़ेगा, शंकरपुरा से जुड़ेगा और धीरे धीरे अभी तक ये गरीब भील परिवार के समाज के लोग रहते हैं, लेकिन न तो ये बीपीएल में, न इसमें कहीं इंदिरा आवास की योजना का लाभ मिला, न इसमें भामाशाह योजना का लाभ मिला। लेकिन मैं चाहूँगा सब परिवारों को आने वाले समय में हर तरह की राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ इस गांव में लोगों को मिलेगा। अब गांव वालों को भरोसा है कि जिस तरह गांव में बिजली पहुंची है, आने वाले दिनों में एक एक कर हर बुनियादी जरूरतें यूं ही पूरा होंगी। भंवर चारण, ईटीवी न्यूज, कोटा। क्या मंत्रों से इलाज संभव है? आरयू में मंथन हो रहा है जिसमें देश विदेश से लोग जुटे हैं इस बात का पता लगाने कि क्या सच में मंत्रों से असाध्य रोगों का इलाज संभव है। करेंगे मंत्र जाप, रहेंगे निरोग। मंत्रों में छिपी है अदृश्य शक्तियां। आरयू में जारी है मंत्रों पर शोध। हो रही है मंत्रों की ताकत को पहचानने की कोशिश। कहा जाता है कि वैदिक मंत्रों में बड़ी शक्तियां छुपी होती हैं। इनसे असाध्य रोग तक दूर हो सकते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में मंत्रों को चिकित्सकीय उपयोग में कैसे लिया जाए, इसे लेकर मंथन हो रहा है और चर्चा भी। मंत्र पद्धति के द्वारा रोगों का निदान संभव है। जैसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से ये पाया गया है और लोगों ने अनुभव भी किया है कि दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है, रोगों की निवृत्ति होती है। ध्यान की अवस्था में जाएगा, योग की अवस्था में जाएगा, उसकी विल पावर इंक्रीज होगी तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने ऐसा कोई ठीक नहीं किया कि मैंने मंत्र बोला और अगले का ब्लड प्रेशर ठीक हो गया हो। वो खुद यदि उच्चारण करेगा तो ठीक होगा। हाँ, यदि जैसे हमको उसका अथर्ववेद का मंत्र है हस्ताभ्याम 10 शाखाभ्याम जिह्वा वाचा पुरोगवी, कि हाथ की 10 शाखाओं से और वाणी से यदि हम आश्वासन दें और उसको जिसको हम बोलते हैं एक्यूप्रेशर करते हैं तो उससे काफ़ी लोग ठीक मैंने किए हैं और ठीक होते हैं। मैं आगम तंत्र का विशेषज्ञ हूँ और मैंने ये देखा है कि कम से कम नहीं तो 1000 लोगों को अनुष्ठानों के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा लाभ हुआ है, जिसमें पहला जो परीक्षण है वो स्वयं मेरे परिवार में ही घटित हुआ है। अब विज्ञान भी मंत्रों की शक्ति को मान रहा है। न्यूयॉर्क में पिछले 30 साल से काम कर रहे आई सर्जन डॉक्टर राजेंद्र मोदी की माने
तो पुराने माइग्रेन दर्द में उन्हें मंत्रों के जाप से बेहद लाभ मिला। इतना ही नहीं, अब वो खुद भी चिकित्सकीय सलाह के साथ कई रोगियों को औषधियों के साथ साथ मंत्रों के बारे में भी बताती है। जो भी मरीज आते हैं, मैं उनको अगर उनका थोड़ा सा भी रुझान हो या मैं उनको बात से कन्विंस कर सकता हूं, तो उनको योगा में, मेडिटेशन में, इनमें प्रोत्साहित करता हूं। मेरे पास कुछ लोग हैं, उनके पास भेजता हूं। प्राचीन मंत्रों के पीछे छिपे विज्ञान को समझने के लिए प्रदेश सरकार ने भी जयपुर में संस्कृत यूनिवर्सिटी में बाकायदा मंत्र प्रतिष्ठान की स्थापना की है। हमारे ऋषि मुनियों ने हर तथ्यों को गुप्त रखने के लिए विचार किया। इसलिए रखा कि वो सोचते थे कि अपात्र के पास अगर ये चले गए तो इस सृष्टि में बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। लेकिन चूंकि अब युग धर्म प्रवर्तते राजन, युग तो जैसा है वैसा ही रहेगा, तो उन मंत्रों की वैज्ञानिकता को हर आदमी के सामने लाया जाए और इसलिए कुछ वैज्ञानिक परीक्षण उनके किए जाए। हालांकि ये मसला पूरी तरह आस्था, विश्वास और श्रद्धा से जुड़ा है, इसलिए इसे वैज्ञानिक कसौटियों पर परखने की कोशिशें की जा रही है। महेश दाधीच, ईटीवी न्यूज, जयपुर। रुकते एक ब्रेक के लिए। सीएम वसुंधरा राजे के ड्रीम प्रोजेक्ट रिंग रोड की कमान अब सरकार ने एनएचएआई को सौंप दी है। इससे पहले से विवादों में रहे इस प्रोजेक्ट में कोई नया विवाद पैदा न हो, इसके लिए एनएचएआई ने अपनी कमर कस ली है। रिंग रोड पर फिर से कानूनी पेंच फंसने का खौफ। पुराने विवादों से सरकार ने प्रोजेक्ट को निकाला बाहर। अब फिर से किसी नए पेंच में ना फंसे प्रोजेक्ट। एनएचएआई प्रोजेक्ट के लिए नियुक्त करने जा रहा वकीलों का पैनल। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है इन दिनों एनएचएआई में, जहां विवादों से निकलकर सरकार ने इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी एनएचएआई को दे तो दी, लेकिन इस प्रोजेक्ट में अब कोई कानूनी पेच न फंसे, इसलिए एनएचएआई रिंग रोड प्रोजेक्ट में वकीलों की एक पैनल नियुक्त करने जा रहा है। एनएचएआई के सूत्रों के मुताबिक विवाद से बचाने के लिए वकीलों का पैनल बनाने की तैयारी। जमीनी विवादों, जमीन अवाप्ति के प्रकरणों, कोर्ट में नए विवादों से बचाएगा पैनल। एनएचएआई ने वकीलों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन किया जारी। रिंग रोड प्रोजेक्ट को सरकार 15 महीनों के भीतर पूरा करना चाहती है और बाकायदा इसके लिए सीएम वसुंधरा राजे और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एनएचएआई को विशेष निर्देश भी दिए हैं। ऐसे में एनएचएआई नहीं चाहता कि इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई विवाद हो। वैसे तो इस तरह के किसी भी छोटे प्रोजेक्ट में एनएचएआई वकीलों का पैनल नहीं लगाता, लेकिन पिछले 1.5 दशक से विवादों में फंसे इस प्रोजेक्ट में कोई नया विवाद आए, उससे बचने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। वैसे 890 करोड़ की लागत से 47 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट को एनएचएआई किसी भी सूरत में अगले 15 महीने में पूरा करने पर जोर दे रही है। बहरहाल जो भी हो, मगर राजधानी जयपुर के लिए रिंग रोड इसलिए आवश्यक है क्योंकि राजधानी जयपुर में जिस तरह से सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसे रोकने के लिए रिंग रोड रीढ़ की हड्डी साबित होगा। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले 15 महीनों में राजधानी जयपुर के लोगों को रिंग रोड की सौगात मिलेगी। सहयोगी देवेंद्र सैनी के साथ लवली वधवा, ईटीवी न्यूज, जयपुर। प्रदेश का सबसे बड़ा सवाई मानसिंह अस्पताल अब हाईटेक होने जा रहा है। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल होगा हाईटेक। अस्पताल में अब लगेगी अपराधों पर लगाम। हर हरकत पर रहेगी तीसरी आंख की नजर। अस्पताल में कमांड सेंटर होगा तैयार। जी हां, जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में अब 60 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की नजर रहेगी। कैमरे की जद में आने से अस्पताल में आए दिन डॉक्टर्स के साथ मरीजों के परिजनों की झड़प और मरीजों के सामान की चोरी की घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। नतीजा, लड़खड़ाई चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को
अब पटरी पर लाने का सहारा मिल गया। मैं सुविधाओं को बेहतर करने के लिए निरंतर मॉनिटरिंग की बहुत आवश्यकता की महसूस की गई और उसके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और उनका जो कंट्रोल रूम होगा उसके अंदर से पूरी निगरानी रखी जाएगी कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि शायद यहाँ पर गड़बड़ी फैलाते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल ब्लड डोनर्स या ऐसे लोग जो कि मरीजों को मजबूर करते हैं अपने पसंद की जगह पर से दवाई खरीदने के लिए, और भी जो जेब कतरे टाइप लोग हैं, इस तरह के जो भी असामाजिक तत्व है उन पर निगरानी रखने के लिए एक कंट्रोल रूम यहाँ बनाया जाएगा। अस्पताल में बनकर तैयार होने वाले कमांड सेंटर से दवा विक्रेताओं के लपकों और खून के दलालों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। अस्पताल प्रशासन के साथ इन लपकों और दलालों का फोटो और डाटा उस कमांड सेंटर पर लगे सॉफ्टवेयर पर अपलोड कर दिया जाएगा। जब भी वह लपका और दलाल अस्पताल में संदिग्ध अवस्था में घूमता दिखाई देगा तो इसकी सूचना तत्काल कमांड सेंटर में लगे कंप्यूटर के जरिए अस्पताल प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट को पहुंच जाएगी और प्रशासन उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन ले पाएगा। ये बहुत ज़्यादा अत्यंत आवश्यकता है, लोगों की जेब कटती है। यहाँ पे प्रोफेशनल डोनर्स हैं जो कि लोगों से ऐसे ऐसे पैसा लेके वो ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड के अंदर खरीद फरोख्त होती है और ऐसे ही वार्ड्स में ऐसे कई बार की दवाइयों के दुकानदारों के लोग वहाँ रहते हैं जो मरीजों को बाहर ले जाते हैं और उनके साथ में कि वो एक तरह से लूटे जाते हैं वहाँ पे। तो इन सब को व्यवस्थित करने के लिए प्लस आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो उसमें भी क्या है कि ये वहाँ स्कैन होता रहेगा सब कुछ, सारा सिस्टम और अंडर कंट्रोल रहेगा, तो हॉस्पिटल की सिक्योरिटी में हमें काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। ये फ़ोटोग्राफ्स काफ़ी लोग बाग तो जो है आइडेंटिफाइबल हैं, सबके फ़ोटोग्राफ्स हैं हमारे पास में, कुछ की और मैंने कहा सबको उन्हें फ़ोटोग्राफ लेकिन सबको अपलोड करेंगे जिससे कि हमें वो उनका एक अलर्ट मिल जाएगा तो इससे उनको कंट्रोल करने में हमें बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल, जहां की पैथोलॉजी लैब में यह कमांड सेंटर तैयार हो रहा है और इस कमांड सेंटर के तैयार होने के साथ ही अस्पताल में जितने भी अपराध हो रहे हैं, यहां पर जितनी भी चोरियां होती थी, न सिर्फ उन्हें रोका जा सकेगा बल्कि चिकित्सकों और स्टाफ के साथ जो मारपीट होती है उसे भी रोका जा सकेगा। साथ ही यहाँ पर जितने भी दलाल यहाँ घूमते हैं उन पर चेक लग सकेगा, उनके फोटो जो हैं, उनका डाटा जो है अस्पताल प्रशासन के पास है। जो ही इस डाटा सेंटर यानी कमांड सेंटर पर जब वह फोटो यहाँ सेव कर दिए जाएंगे डाटा सेंटर के जरिए, तो उसका अगर कोई दलाल यहाँ पर आता है तो उसका सेंटर जो है तुरंत उस फोटो को मैच करेगा और उसका डाटा तत्काल पुलिस कमिश्नरेट के पास चला जाएगा और ऐसे में अपराधियों पर एक बड़ी लगाम कसी जा सकेगी। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ सचिन शर्मा, ईटीवी न्यूज, जयपुर। प्रदेश में अभावग्रस्त घोषित किए गांव में अब मनरेगा योजना के तहत 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। आपदा प्रबंधन सहायता विभाग ने प्रदेश के 13 जिलों के 4151 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। इन गांवों के लोगों को इस फैसले का लाभ मिल सकेगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुदर्शन सेठी का कहना है कि इन गांवों के ग्रामीणों को अब 100 दिन की जगह 150 दिन का रोजगार मनरेगा के तहत मिलेगा। खादी के उत्पादों को पसंद करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। जयपुर के रामलीला मैदान में 5 से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन होने जा रहा है। प्रदर्शनी में करीब 200 स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जहां कपड़े, डिजाइनर्स, खादी परिधान समेत खादी संस्थाओं के अन्य सामान उपलब्ध होंगे। प्रदर्शनी में देश भर की चुनिंदा खादी संस्थाओं के उत्पाद भी उपलब्ध होंगे, जहां खरीदारों को लुभाने के लिए 15% की छूट भी मिलेगी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।